सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं, शुभकामनाएं हैं। तो आइए आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो क्लास लेके आए हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था है। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्री और कौशिकी हैं। कौशिकी ब्राह्मण की रचना कुशतक ऋषि ने की थी। जो कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है इसकी रचना कुशतक ऋषि ने की थी। ऐत्री ब्राह्मण की रचना जो है महिदास ने की थी। तो कौशिकी ब्राह्मण की रचना कुशतक ऋषि ने की थी और ऐत्री ब्राह्मण की रचना महिदास ने की थी। और ऐत्री और कौशिकी दोनों ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ऋग्वेद के हैं। आगे देखिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राज की उत्पत्ति, राजा की दैवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां धारण करता था। तो ऐत्री ब्राह्मण में जो है राज की उत्पत्ति या राजा की दैवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां धारण करता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में ही कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का जो शासक है वो एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वशासक शासक को जो है कहा गया है। तो अथर्ववेद में एकराट जो है सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को जो है मृत्युलोक का देवता बताया गया है। तो अथर्ववेद में परीक्षित को जो है मृत्युलोक का देवता बताया गया है। ऐत्रेय तथा शतपथ ब्राह्मण में सम्राटों की सूची मिलती है। ऐत्रेय तथा शतपथ ब्राह्मणों में सम्राटों की सूची मिलती है। आगे देखिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में वरिष्ठ शासन व्यवस्था। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में वरिष्ठ शासन व्यवस्था इस प्रकार से मिलती है। मध्य देश या मध्य देश को से राज कहते थे और यहाँ शासन करने वाले को राजा कहते थे और राजा जो है राजसूय संपन्न करता था। उत्तर का जो राज होता था जिसे बैराज कहते थे, जो उत्तर में राजा होते थे राज जो होता था उसे बैराज कहते थे और बैराज का राजा जो है विराट कहलाता था और यह पुरुष मेघ यज्ञ संपन्न कराता था। दक्षिण के राज जो है भोज कहलाते थे और यहाँ का राजा भोज कहलाता था और ये सर्वमेघ यज्ञ संपन्न करते थे। पूर्व का जो राज है वो सम्राट कहलाता था। यहाँ का शासक सम्राट कहलाता था और यह सम्राट जो है वाजपेयी यज्ञ संपन्न करता था। पश्चिम का क्षेत्र जो है स्वराज कहलाता था और यहाँ का शासक स्वराट होता था और यह अश्वमेध यज्ञ संपन्न करता था। तो इस प्रकार से ऐत्रेय ब्राह्मण में ये शासन व्यवस्था वर्णित है कि मध्य देश या मध्य क्षेत्र जो होगा उसे राज कहा जाएगा, वहाँ जो शासक होगा उसे राजा कहा जाएगा और राजसूय यज्ञ को संपन्न करेगा। इसी प्रकार उत्तर में का जो राज होगा उसे बैराज कहा जाएगा और बैराज का जो शासक होगा वो विराट कहलाएगा और पुरुष मेघ यज्ञ संपन्न करेगा। जो दक्षिण क्षेत्र का जो राज होगा वो भोज कहा जाएगा और यहाँ का राजा भोज कहलाएगा और यह सौरमेघ यज्ञ संपन्न करेगा। जो पूर्व का राज होगा वो साम्राज्य होगा और यहाँ का शासक सम्राट कहलाएगा और वाजपेयी यज्ञ को संपन्न करता था। जो पश्चिम का जो राज था यह स्वराज राज कहलाता था, यहाँ का शासक स्वराट कहलाता था और यह अश्वमेध यज्ञ संपन्न करता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। आगे देखिएगा। सभा और समिति इस समय राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान और अध्यात्म चिंतन से जुड़े हुए थे। तो उपनिषद काल में
अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्मज्ञान और अध्यात्म चिंतन से जुड़े हुए थे, जैसे कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, पंचाल के प्रवाहन जवाली और विदेह के जनक। ये जो राजा हैं ये जो है ब्रह्म ज्ञान और अध्यात्म चिंतन से जुड़े हुए राजा थे। कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, पंचाल के प्रवाहन जवाली, विदेह के जनक। कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, पंचाल के प्रवाहन जवाली, विदेह के जनक। तो ये दार्शनिक राजा हैं, ये एग्जामों में आपके आने वाला प्रश्न है। आगे देखिए, यजुर्वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज के उच्च पदाधिकारियों का उल्लेख है जिन्हें रत्नी कहा जाता था और ये राज परिषद के सदस्य थे। तो यजुर्वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज के उच्च पदाधिकारियों का उल्लेख है जिन्हें रत्नी कहा जाता था और ये राज परिषद के सदस्य थे। तो यजुर्वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज के उच्च पदाधिकारियों का उल्लेख है जिन्हें रत्नी कहा जाता था, ये राज परिषद के सदस्य थे। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी, मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारीगर आते हैं। तो जो रत्नियों की सूची थी, तो रत्नियों की सूची में राजा से संबंधित लोग, मंत्री, विभागाध्यक्ष और दरबारीगण आते थे, जिसमें जो प्रथम श्रेणी में राजा की पटरानी, प्रिय रानी और पुरोहित आते थे। विभागाध्यक्ष, तो विभागाध्यक्ष में जो है सेनानी, सेनापति होता था, सूत होता था, रथ सेना का नायक, ग्रामीणी होता था, गांव का मुखिया, संग्रहिता होता था, कोषाध्यक्ष, भागधुक होता था जिसे अर्थमंत्री कहते थे। तो ये विभागाध्यक्ष थे, ये उसमें रत्नियों में शामिल थे। दरबारी श्रेणी में जो छत्ता, दैवारिक होता था, अच्छा वाप होता था, जो आय व्यय गणनाध्यक्ष, ध्रुत कीड़ा में राजा का साथी होता था। तो अच्छा वाप जो है ये आय व्यय का गणनाध्यक्ष होता था और ध्रुत कीड़ा में जो है राजा का साथी होता था। पालागल विदूषक होता था। तो ये दरबारी श्रेणी में छत्ता, अच्छा वाप, पालागल ये 3 पदाधिकारी थे। और विभागाध्यक्षों में सेनानी, सूत, ग्रामीण, संग्रहिता और भागदूत थे। प्रथम श्रेणी में राजा और उसकी पटरानी, प्रिय रानी और पुरोहित इसमें शामिल होते थे। तो इस प्रकार से रत्नियों की सूची में इनके नाम जो हैं ये मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोभी कर्तन, गवाध्यक्ष, तच्छा बढ़ही, रथ का रथ बनाने वाला के नाम जो है रत्नियों सूची में ही मिलते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में जो सूची दी गई है तो उन सूची में गोभी कर्तन से गवाध्यक्ष, तच्छा बढ़ही, रथ का रथ बनाने वालों के नाम रत्नियों की सूची में मिलते हैं। तो गवाध्यक्ष को, तच्छा बढ़ही को, रथकार को, इनको जो है ब्राह्मण ग्रंथ और काठक संहिता में जो रत्नियों की सूची दी गई उसमें इन लोगों को शामिल किया गया है। आगे देखिए, राजसूर यज्ञ के समय राजा स्वयं जो है रत्नियों के घर जाता था तथा उन्हें रतन बलि प्रदान करता था। तो राजसूर यज्ञ के समय राजा स्वयं रत्नियों के घर जाता था तथा उन्हें रतन बलि प्रदान करता था। तैत्रीय ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा को राज प्रदान करने वाले रत्नी होते हैं। तो तैत्रीय ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा को राज प्रदान करने वाले जो है वो रत्नी होते हैं। तो रत्नी जो है वो राजा को राज प्रदान करते हैं, ऐसा तैत्रीय ब्राह्मण में कहा गया है। स्थापति एवं सतपति, तो स्थापति एवं सतपति नामक प्रांतीय पदाधिकारी रत्नी नहीं थे। स्थापति, सतपति जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थापति और सतपति जो है ये जो प्रांतपति थे ये रत्नियों में शामिल नहीं थे। तो स्थापति और सतपति प्रांत पदाधिकारी जो है रत्नी नहीं होते थे, इन्हें रत्नी में शामिल नहीं किया गया है। स्थापति सीमांत प्रदेश का प्रशासक अथवा न्यायाधिकारी होता था। सतपति संभवतः 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी होता था, जिन्हें रत्नी नहीं कहा गया है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है और इस काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता है।
तो अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है और इस काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता है, मतलब उत्तर वैदिक काल में विदत संस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये थी आपकी राजनीतिक व्यवस्था। अब उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था को हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा थी जो सत्तात्मक थी। पिता के अधिकार विस्तृत थे और उनकी शक्ति जो है असीमित होती थी। ऐत्री ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनशेष को 100 गायें लेकर बलि के निमित्त बेच दिया था। तो ऐत्री ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि अजिगर्त ने जो है अपने पुत्र सुनशेष को 100 गायें लेकर बलि के निमित्त जो है बेच दिया था। इस काल में वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो क्रम पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया था तथा वर्णों में कठोरता आने लगी थी। तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो क्रम पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गई थी और वर्णों में कठोरता आने लगी थी। तो उत्तर वैदिक काल में जाति वर्ण व्यवस्था जो है वो जाति पर आधारित हो गई थी और वर्णों में कठोरता आने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण समाज में मिलते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त हो गया था। ऐत्रीय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो ऐत्रीय ब्राह्मण में जो है चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ जो है अंत्येष्टि जो है चारों वर्णों की अंत्येष्टि का प्रकार जो अलग अलग था और उसमें भी भिन्नता थी और इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हो चुका था। तो उत्तर वैदिक काल में समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ था जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी थी। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ था जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय आनुवंशिक होकर चर्मकार, रथकार और धातुकार अलग अलग जातियां बन गई थी। तो उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय जो है आनुवंशिक होकर चर्मकार, रथकार, धातुकार अलग अलग जातियों में बट गया था। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण से प्राप्त करता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा जो है अपनी शक्ति ब्राह्मण से प्राप्त करता है। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रिय को ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया। तो शतपथ ब्राह्मण में है क्षत्रिय को ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ बताया गया है। तो क्षत्रिय को ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ जो है शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जो है वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर ही जीते थे। तो उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जो है वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर ही जीते थे। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को द्विज कहा गया है और ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को द्विज कहा गया है और ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। आगे देखिए, शूद्र जो है ये उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था और यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो उत्तर वैदिक काल में शूद्र जो है उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था और यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उत्तर वैदिक काल से ही शूद्रों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उत्तर वैदिक काल से शूद्रों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था। आगे देखिए,
शतपथ ब्राह्मण में भी शूद्रों की हीन स्थिति का उल्लेख मिलता है। तो जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें शूद्रों की हीन स्थिति का उल्लेख मिलता है। इस समय उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्पर्शता की भावना का उदय नहीं हुआ था, लेकिन कर्म जो है जातियों के आधार पर बंट गए थे। तो उत्तर वैदिक काल में स्पर्शता की भावना का अभी उदय नहीं हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में सोम यज्ञ में शूद्रों को स्थान देता है। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि सोम यज्ञ में जो सोम यज्ञ होगा उसमें शूद्र जो है भाग ले सकते हैं। आगे देखिए, बृहदारण्यक तथा छंदोक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं तथा चंडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। तो बृहदारण्यक तथा छंदोक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं। जो ब्रह्मलोक है इसमें सभी समान माने जाते हैं, अतः चंडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है हमें। तो जो उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं इसमें केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। एक तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ इन 3 आश्रमों की जानकारी हमें उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में मिलती है। सर्वप्रथम जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। तो सर्वप्रथम जो है जवालोपनिषद में जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, ऐत्री ब्राह्मण। तो ऐत्री ब्राह्मण में पुत्री को कर्पण कहा गया है। ऐत्री ब्राह्मण में पुत्री को कर्पण कहा गया है और इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। तो ऐत्री ब्राह्मण में पुत्री को कर्पण कहा गया है और इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में कंपिल नगरी जो पंचाल जनपद की राजधानी थी का उल्लेख मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में कंपिल नगरी जो पंचाल जनपद की राजधानी था इसका उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण और छंदोक उपनिषद में कैकेयी की राजा अश्वपति का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण और छंदोक उपनिषद में कैकेयी के राजा अश्वपति का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण में विशुद्धि कन्याओं का उल्लेख मिलता है जिसमें गार्गी, गंधर्व, ग्रहीता और मैत्री आदि का उल्लेख है। तो शतपथ ब्राह्मण में विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है जिसमें गार्गी हैं, गंधर्व हैं, ग्रहीता हैं और मैत्रेयी, इनका जो है विदुषी के रूप में उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वैवस्वत मनु के समय में एक ऐसा जलप्लावन आया जिसके कारण प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो शतपथ ब्राह्मण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि वैवस्वत मनु के समय में एक ऐसा जलप्लावन आया जिसके कारण प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में जो है बाल विवाह नहीं होते थे। उत्तर वैदिक काल में बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे। तो उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे, बहुविवाह और विधवा विवाह प्रचलित थे। उत्तर वैदिक काल में मैत्राणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। तो मैत्राणी संहिता में जो है मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद भी कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है जिसमें कन्या या स्त्रियों की स्थिति में गिरावट को दर्शाता है। मैत्राणी संहिता में तो स्त्री को ध्रुत या मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। मैत्राणी संहिता में स्त्री को धूत तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी। फिर गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा शुरुआत हुई थी। तो उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी, फिर गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा की शुरुआत हुई थी।
तैतृय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। तो तैतृय ब्राह्मण में इस प्रकार बात का उल्लेख है कि ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वात्स्यायनी संहिता में मिलता है। तो वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वात्स्यायनी संहिता में मिलता है। तो वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वात्स्यायनी संहिता में मिलता है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है। तो सर्वप्रथम जो है शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रतनियों का विवरण मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में जो है 12 प्रकार के रतनियों का विवरण शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अथर्ववेद में एक स्थान पर विष द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है। तो अथर्ववेद में एक स्थान पर विष द्वारा जो है राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है। तो राजा के चुनाव का वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के एक कथानुसार राजा वही होता है जिससे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो। तो राजा के चुने जाने का राजा वही होता है जिससे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो। तो इस बात का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो राजा वही होता है जिससे प्रजा द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो या चुना गया हो, इसे शतपथ ब्राह्मण में इस बात का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी तथा वैदिक ऋचाओं की रचयिता थी। तो लोपामुद्रा जो थी ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी और वैदिक ऋचाओं की रचयिता भी थी। आगे देखिए, तो आगे आर्थिक व्यवस्था है। अब हम लोग जो है आज की क्लास में उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को पढ़ लिया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।